नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम मिश्रा जी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जयपुर डायलॉग्स को भी और घूमता आईना को भी। और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। और ये भी आपको सूचना देना चाहता हूँ कि नया जो मर्चेंडाइज़ है इस समय, नई मर्चेंडाइज़ लाइन इस समय उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। स्वागत है आपका अनुपम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप ये क्या नई धारा बहा रहे हैं गोमती के तट से, यानी कि अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी ना केवल एक मंच पर बल्कि एक दूसरे की प्रशंसा में कसीदे पे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, कई चीजें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में कभी पुलिस वालों को मुख्यमंत्री स्तर से 60,244, अगर मुझे ठीक याद है, नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए। दूसरी बात, इसका गृह मंत्री से कोई लेना देना नहीं था। कोई सेंट्रल सर्विसेज तो है नहीं, राज्य की पुलिस वालों से गृह मंत्री का क्या लेना देना। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से 3-4 दिन पहले इनवाइट करके आते हैं। जब वो जाके मिलते हैं तब बड़ी बात भी होती है कि साहब क्यों गए। फिर पता चला कि न्योता देने गए और न्योता वो स्वीकार भी करते हैं और आते ही नहीं हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंच तक एक अलग केमिस्ट्री नजर आती है। अभी एक बड़ी बात इस तरह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब से 8 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, तो पहले का 1 साल अगर छोड़ दिया जाए तो 7 साल से लगातार एक बात चलती रहती थी कि साहब मोदी तो ठीक है, लेकिन अमित शाह से योगी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अमित शाह के इशारे पर केशव मौर्य रोज कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि साहब 2017 का जब चुनाव लड़ा गया था तो उस समय केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पहला दावा होता है मुख्यमंत्री बनने का, तो ऐसा नहीं है, उनका भी दावा कोई इतना गलत नहीं था। वो मान रहे थे कि साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पुराना नेता हूं भाजपा का, मैं विश्व हिंदू परिषद से आया हूं, मैं आरएसएस से आया हूं, मेरी सारी योग्यताएं पूरी हैं, तो फिर मुझे मुख्यमंत्री क्यों ना बनाया जाए। लेकिन वो जैसे मोदी जी का स्टाइल था कि एक वो उन्होंने सरप्राइज दिया, और जब सरप्राइज दिया तो उस समय तमाम लोग चमत्कृत रह गए। मुझको भी एक क्षण के लिए लगा कि साहब एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ और जिस तरह की उनकी छवि थी, ये राज्य कैसे चलाएंगे। मनोज सिन्हा भी चमत्कृत रह गए। नहीं, मनोज सिन्हा तो मंदिरों में पूजा भी करने लगे थे जाके, वो शपथ लेने के पहले जो होती है, तो वो सब करने लगे थे। लेकिन बहरहाल योगी ने चलाया ही नहीं। एक बीमारू राज्य जिसको कहा जाता था, उसको उन्होंने दूसरे दर्जे की अर्थव्यवस्था बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया। और अभी तो मैं देख रहा हूँ योगी को सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र दिया है केजरीवाल ने। केजरीवाल अभी 2 दिन पहले पंजाब में बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वो भाग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ नहीं लगाना चाहते, यूपी में लगाना चाहते हैं। अगर आप केजरीवाल इस तरह की बात करें तो ठीक है, केजरीवाल भगवंत मान को भी डैमेज कर रहे होंगे। उनकी आदत है डैमेज करने की। जब एक नेगेटिव आदमी होता है, जब किसी को नहीं कर पाता तो अपने घर में डैमेज करने लगता है, तो भगवंत मान को डैमेज कर रहे होंगे। लेकिन ये कहना कि पंजाब के उद्योगपति यूपी भाग रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी योगी के लिए सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। तो चला बढ़िया रहे थे, लेकिन फिर आप योगी के खास लोगों से बात करें, योगी के नौकरशाहों से बात करें, योगी की टीम से बात करें, तो बार बार एक बात आती थी कि साहब गृह मंत्री का वो सहयोग नहीं मिल रहा, बल्कि गृह मंत्री केशव मौर्य को बार बार उकसा देते हैं। ऐसे ही चलता रहा, 17 से लेके आप देखें 22 तक चलता रहा। फिर 2022 में इतना ज्यादा नाराज हो गए योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य से कि उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए, कहते रह गए पर नहीं गए, और वो बहुत कम मार्जिन से केशव मौर्य हार गए। माना जाता है कि अगर योगी चले गए होते, योगी की 2 जगह नहीं गए और दोनों जगह हार हुई। एक स्मृति ईरानी और दूसरे केशव मौर्य, दोनों ही जगह से योगी ने दूरी बना के रखी, वो दोनों ही जगह हार हुई। उसके बाद केशव मौर्य हार के बाद भी जब डिप्टी सीएम हो गए तो मुख्यमंत्री पद से तो उनका जो दावा था, जाहिर सी बात है, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता रहा कि योगी केशव मौर्य को अमित शाह का वरद हस्त प्राप्त है। ऐसे चलते चलते साहब 2024 आ गया, 2 साल और गुजर गए, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी उतने ही सीटों से केंद्र में सरकार में बहुमत से चूक गई जितनी सीटें वो बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी, उतनी सीटों से चूक गई। तो ये बात जो हमेशा कही जाती थी कि साहब दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, एक बार फिर साबित हो गया।
और बड़े जिसे कहना चाहिए कि कंक्लूसिवली साबित हो गया। उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन ही नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ। ये दो हिस्सों में हुआ कोर्स करेक्शन। पहले हिस्से में कोर्स करेक्शन ऐसा हुआ कि जब 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ तो उसमें केंद्र सरकार ने बिल्कुल हाथ खींच लिया, कह दिया साहब योगी साहब आपका स्टेट आपके हवाले, ना हम कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में बोलेंगे और ना हम चुनाव प्रचार में आएंगे। योगी ने कैंडिडेट सिलेक्शन भी खुद किया, चुनाव प्रचार भी खुद किया, और उसके बाद आपने देखा 10 में से 8 सीटें निकाल के दे दी, मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी निकाल के दे दी। तो उसके बाद मैं मान के चलता हूं कि एक भाजपा में उच्चतम स्तर पे कोई एक फैसला हुआ जिसका असर आपको कल नजर आया, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि भाई देखिए ये योगी का स्टेट है, योगी के हवाले है, योगी को डैमेज करके या फिर योगी को किसी भी तरह अहंगा लगाकर आप केंद्र में लगातार अच्छे से शासन करना या अच्छे से सरकार बनाने का ख्वाब नहीं देख सकते। दूसरी बात, अगर आप पिछले एक साल का, जब खास तौर से जब ये नया 11वां साल जो मोदी का शुरू हुआ है, इसको बहुत गौर से देखें तो लगता है जैसे मोदी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो या तो आपको विदेश दौरों पे नजर आते हैं, या आपको कैबिनेट मीटिंग में नजर आते हैं, और या चुनावी दौरों पे नजर आते हैं। इसके अलावा नहीं, वो संसद की कार्रवाई भी अमित शाह को सौंप देते हैं। आप देखिए वक्फ अमेंडमेंट कितना महत्वपूर्ण बिल था, वो उस दौरान मोदी नजर ही नहीं आए, सब कुछ उन्होंने अमित शाह पे छोड़ दिया। तो वक्फ भी अमित शाह को पास कराना है, मणिपुर भी अमित शाह को देखना है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी भी अमित शाह को देखने हैं, जम्मू कश्मीर भी अमित शाह को देखना है, बिहार यूपी भी अमित शाह को देखना है, और मोदी साहब आपको साइप्रस में नजर आ रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं मोदी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित। अच्छा, ये अभी योगी इज वेरी यंग, ही हैज जस्ट टर्न 52, अभी इसी महीने वो 52 साल के हुए, जो अमित शाह उनसे करीब 7 साल बड़े। तो योगी के पास अभी बहुत समय है, और पहली बात, और दूसरी बात, योगी खुद भी अभी यूपी नहीं छोड़ना चाहते। तो तमाम लोग जो इस बात को कहते थे कि योगी मोदी के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री पद पे बैठना चाहते हैं, इसको चलकर विवाद चल रहा है। मैं समझता हूं इसको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से एक मत साफ हो गया है कि साहब योगी को अभी यूपी में ही रहना है, यूपी को योगी की जरूरत भी है। आज अगर योगी हट जाए तो पिछले 8 साल में जो कुछ हुआ वो 8 घंटे में बराबर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। आज अगर योगी हट जाए तो योगी को अभी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर प्रदेश को उनकी जरूरत है, और केंद्र में कहीं ना कहीं मोदी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं और योगी ने उनको स्वीकार लिया है। तो योगी ने अमित शाह को केंद्र में और अमित शाह ने योगी को राज्य में स्वीकार कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है? ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। ये भारत सरकार ने गजट में जारी नहीं किया, एकदम मेरा इंटरप्रिटेशन है। भारत सरकार तो नहीं जारी करेगी, भाजपा जारी करेगी, हमारे नड्डा जी जारी करेंगे। अभी तो नड्डा जी का उत्तराधिकारी नहीं खोज पाई है भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ होने के उपरांत भी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नड्डा जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं खोज पा रही है। इसको भी साहब मैं दो तरह से इसको भी मैं दो तरह से देखता हूँ। नहीं, देखिए नड्डा, विश्व जो एक ताना दिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतने दिनों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है, तो इसे भी दो तरह से देखता हूं। बड़ी बात यह है कि साहब एक तो आपने नड्डा जी को बैठाया, नड्डा जी का भाजपा में बैठना कुछ वैसे ही मुझे लगता है जैसे कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठना। भाई नड्डा जी खुद अपने लेवल पे एक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। अब भाजपा में आपको अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो मोदी को भी स्वीकार हो, अमित शाह को भी स्वीकार हो, आरएसएस को भी स्वीकार हो, और मतलब सब कुछ उसमें बहुत ढेर सारी योग्यताएं चाहिए। इसलिए जाहिर सी बात है, दिक्कत की बात है, और भाजपा के लिए थोड़ी शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि साहब जब आप उसको विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगना है। ये कांग्रेस तो है नहीं ना कि सुनो खड़गे जी आओ बैठ जाओ। ये आप सोचिए ना, ये बाकी पार्टियों की तरह तो नहीं है ना कि जेब से निकाल के अध्यक्ष बना दिया। तो आपका यह निष्कर्ष है कि मोदी जी, लेकिन मुझे तो मोदी जी 2034 तक कहीं जाते दिख नहीं रहे। अरे बिल्कुल नहीं साहब, 2029 तक मोदी जी कहीं जाते नहीं दिख रहे, और 2029 के बाद 34 में भी, जैसे एक फिल्म आनंद आई थी ना, उसका डायलॉग था आनंद कहीं जाते नहीं, तो उसका मोदी कहीं जाते नहीं। आप इसको मानिए, मोदी आपको 34 के बाद भी अगर वो प्रधानमंत्री नहीं तो किसी और पद पे नजर आएंगे। मोदी रिटायर नहीं होते, आनंद मरा नहीं करते हो, मोदी रिटायर नहीं होते।
लेकिन साहब योगी आदित्यनाथ ने काम तो कई सारे बड़े जोरदार कर डाले हैं वाकई। ये जो इतनी बीच में आलोचना हुई थी, लोगों ने काफी इसके मुद्दे बनाए पुलिस रिक्रूटमेंट के, लेकिन इस बार जितनी सफलतापूर्वक और जितनी सहजता से इन्होंने कर डाला, वो तो मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में ही एक यूनिक इवेंट है। बस अब योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर प्रदेश के हवाले से नहीं देखा जाना चाहिए। योगी ने एक ऐसी लाइन खींची कि बाकी सारे मुख्यमंत्री उसके मुकाबले में अपनी अपनी लाइन को लंबी करने के लिए परेशान हैं। बल्कि मुझे याद है कि ये जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बीच में बनी थी कुछ महीने के लिए, क्या नाम है इसका, केजरीवाल के बाद जो बनी, क्या नाम है इनका, अरे केजरीवाल के बाद जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जो आई अभी, आतिशी। आतिशी। तो मुझे याद है आतिशी तक बुलडोजर मॉडल की बात कर रही थी। मतलब योगी ने एक ऐसी लाइन खींची जो भाजपा और गैर भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मॉडल बन गया। उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश के हवाले से हाके मत देखिए। मैं उस दिन मैं आपके पुणे अधिवेशन में गया था, पुणे अधिवेशन में गया था जयपुर डायलॉग्स के। तो वहां से हम लोग एक जगह जा रहे थे, हम और अभिषेक तिवारी। तो हम लोगों ने एक ऑटो लिया था। तो वो ऑटो ड्राइवर, आप अभिषेक से पूछे, वो ऑटो ड्राइवर हमसे कह रहा था कि भाई मैं तो कांग्रेस का वोटर हूं, लेकिन योगी हो तो उनको वोट दे दूंगा। अच्छा। ये मामला चलिए साहब, ये तो योगी के नक्शे कदम पे सबसे अधिक तो इस समय हेमंत बिश्व शर्मा जी चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली और कहीं कहीं वो योगी से आगे बढ़ गए हैं। देखिए दो जगह मैं बताऊं, दो जगह बताता हूं। योगी उत्तर प्रदेश में मदरसों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने सारे मदरसे बंद कर दिए, उनको पब्लिक स्कूल बना दिया। योगी कुछ भी कहें वो बात नहीं कहते जो हेमंत बिश्व शर्मा खुल के कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये बात योगी भी नहीं कह पाते। तो कहीं कहीं वो योगी से भी आगे बढ़ गए। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि योगी आज भी 18% मुस्लिम स्टेट से जूझ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा 40% मुस्लिम स्टेट से जूझ रहे हैं। देखते हैं 27 में क्या आंकड़े आते हैं। 2011 में तो 34.5% थे। मतलब अभी उसके बाद से तो उसके हिसाब से हेमंत बिश्व शर्मा ने तो निकाले ही निकाले हैं। इस समय पूरे भारत से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान चल रहा है, और हर स्थान से आपके पास नित्य ये समाचार आ जाता होगा कि यहाँ से इतने हटाए गए, यहाँ से इतने बुलडोजर चलाए गए, चाहे वो गुजरात हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, सभी जगह से समाचार आते हैं। लेकिन वो सब जाते कहाँ हैं? नहीं, ये बात मैं लगातार अपने चैनल पे कह रहा हूं कि भैया किसी भी घुसपैठिए को वापस उसके देश भेजने के लिए पहली शर्त यह है कि वो देश उसको स्वीकार कर ले। बांग्लादेश जाहिर है किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल से आप भेज नहीं सकते, ममता दीदी लाठी लेकर खड़ी हैं। तो ये जितने घुसपैठिए हैं इनको बाकायदा ठेला जा रहा है। मैंने तो हेडिंग दी थी, ठेला जा रहा है, बीएसएफ ठेल रही है। और ठेलने के जो ट्रांजिट पॉइंट ढूंढा गया है वो असम ढूंढा गया है, हेमंत बिश्व शर्मा का क्षेत्र ढूंढा गया है। अजय साहब एक बात आइए, आपकी बड़ी अच्छी याददाश्त, आपको आखिरी बार कब याद आता है कि किसी मुख्यमंत्री ने शूट एट साइट का बयान दिया हो? मुझे तो नहीं याद। ममता दीदी तक ने नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। तो मैंने कहा ना कि हेमंत बिश्व शर्मा तो कहीं कहीं योगी से भी आगे जा रहे हैं। अब वो चूंकि असम एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है कि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, वरना वो काम तो वो बंदा कमाल का कर रहा है। और लोगों का कहना है, ये रूमेंट है, रूमर इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, कि वास्तव में उन्होंने जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन कम कर दी। बांग्लादेशी जो हैं न केवल वो पुशबैक कर रहे हैं, बहुत सारे तो थक हार के परेशान होके भी जा रहे हैं। और आपने और भी खबरें सुनी होंगी, आजकल जो है वो बेस्ट सोर्स इसका जो है वो बांग्लादेश के टीवी चैनल्स और बांग्लादेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हैं।
और उनमें रोज इनकी कथाएं आती हैं कि साहब कि इनको कैसे भगाया गया। और व्यक्ति तो आप ये बताएं, आप बिल्कुल इस पर आश्चर्य मत कीजिएगा कि ममता दीदी भी जो है वो भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। यदि वेस्ट बंगाल में भी बीएसएफ के पास लोगों को ले जाया जा रहा है और वेस्ट बंगाल में बीएसएफ उनको पुशबैक कर रही है, ममता जी कुछ नहीं बोल रही। कुछ दिनों पहले एक मैंने देखा था कि बांग्लादेश की एक चैनल से पूरा का पूरा बीजीबी वाले जो हैं उनके बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वाले, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि साहब ये देखिए बीएसएफ वालों ने यहाँ सुंदरबंस में एक निर्जन द्वीप पर इनको जो है वो लोगों को छोड़ दिया, 200 लोगों को। आपकी आवाज म्यूट है, आप म्यूट हैं आप। आवाज आ रही सर? हाँ भाई। हाँ, ममता बनर्जी इसलिए नहीं बोल रही हैं कि जो बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं वो देश के विभिन्न कोनों से पकड़ के लाके भगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी इंटैक्ट हैं, उनको नहीं भगाया जा रहा, उनका वोटर बोर्ड, उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट है, इसलिए उनको बहुत दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा 1 मिनट टोकूंगा आपको। ये जो मुर्शिदाबाद एरिया है जहाँ पे दंगे हुए थे, जो बीएसएफ के कंट्रोल में आजकल, वहां से भगाए गए। That's wonderful. That's wonderful और news. That's wonderful ममता दीदी news. कुछ नहीं बोली है उस पे, कुछ नहीं बोली। That's wonderful news. That's wonderful news. ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। और अभी तो मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जिसको असम से उस पार ठेल दिया गया और वो पश्चिम बंगाल के रास्ते लौटा, उसने इंटरव्यू दिया, वो तो असम में सरकारी टीचर था, कह रहा था कि मैं बांग्लादेशी अवश्य था पर अब तो मैं सरकारी टीचर था। तो हेमंत बिस्वा सरकार ने उसको भी ले जाकर उस पार छोड़ा है। वो तो किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं, विशेषकर ये जो हनुमान मंदिर वाला जो डुबरी में जो किस्सा हुआ है वो तो that was too much। नहीं, उसी में तो उन्होंने शूट इन साइट की बात कही कि अगली बार तो मैं यहीं आके बैठूंगा। हाँ, उन्होंने कहा मैं डंडा लेके खुद ही रात भर रक्षा करूंगा। तो ये तो है, और इससे एक माहौल बना है। बहुत सारे, मैंने ऐसी चर्चा है कि इस समय जो कलकत्ता की तरफ जो रेलगाड़ियां जा रही हैं वो ये लुंगी वालों से भरी हुई हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि साहब के भविष्य नहीं है। और वैसे भी उनको कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि अगले 4 साल तो वैसे भी मोदी सरकार रहनी है। नहीं, ये जो लुंगी वालों से भरी हुई आपने बताया, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। मतलब ये स्वेच्छा से जाने वाले लुंगी वाली के भर भर के भेजे जाने वाले लुंगी वाले, किन की बात कर रहे हैं? नहीं, जो ट्रेन से जा रहे हैं वो तो स्वेच्छा वाले, उनको लग रहा है कि इधर उधर पकड़े जाओ, इससे अच्छा पश्चिम बंगाल चल के बाकी जो पकड़े जा रहे हैं वो तो वीआईपी मोड से ले जाए जा रहे हैं। ओके, जो पकड़े वाले हैं वो तो हवाई जहाज से भी ले गए हैं, वो तो हवाई जहाज से ले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो तो हवाई जहाज से ही ज्यादा जा रहे हैं। वो आपके इस समय जो बड़े बड़े जो AN-32 और इस तरह के जहाज हैं वो इस काम में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेन मिलिट्री के, उनको यूज किया जा रहा है। तो ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि भाई अगर 2 करोड़ लोगों को पुशबैक करना है तो 1 महीने में कितने लोगों को भेजोगे आप? 2 करोड़ लोग देखिए पुशबैक नहीं हो रहे। देखिए इतना 2 करोड़ लोग अभी एकदम हाल फिलहाल में आप पुशबैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो लगातार आते जा रहे थे, जो बढ़ते जा रहे थे, उस पर तो रोक लगी। वो जो लगातार एक आमद चल रही थी उस पर रोक लगी, और किसी भी मात्रा में कम से कम वापस लौट रहे हैं। और तीसरी बात, ये जो लोग खुलेआम घूमकर पूरे देश में फैल गए थे, जम्मू से लेके यहाँ प्रयागराज तक, और जिस तरह इन्होंने कब्जे करने शुरू किए थे, तो उस सब पे बहुत रोक लगी है। और देखिए जीटी रोड के दोनों तरफ काफी डेमोलिशन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, नेपाल बॉर्डर पे बड़ा डेमोलिशन हुआ है, गुजरात में कमाल का डेमोलिशन हुआ है, दिल्ली में डेमोलिशन हुआ है। तो नहीं, काम हुआ है साहब, कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है। बात सिर्फ ये कि इस काम को हमें खुद देखना पड़ेगा और खुद इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात आप मान के चलें कि भारत सरकार इसकी चर्चा करने वाली नहीं है। भारत सरकार इसकी चर्चा करने वाली नहीं है, और वेरी सरप्राइजिंगली मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस भी इसकी बात चर्चा नहीं कर रही है। कांग्रेस भी इसकी चर्चा नहीं कर रही है। अब कांग्रेस का भी साथ कुछ समझ में नहीं आता मुझको।
बाय द वे राहुल गांधी लौटे कि नहीं लौटे? राहुल गांधी का कुछ पता नहीं है, ये जरूर पता चला है कि वो जाति जनगणना जो थी कर्नाटक वाली, वो अब वैलिड नहीं है, नई जाति जनगणना कराएंगे। देखिए, कर्नाटक वाली उन्होंने कह दिया दोबारा कराएंगे, और तेलंगाना वाली में भी उन्होंने कहा जो गलतियां रह गई उसको भी ठीक करेंगे। तो ये तब तक जाति की जनगणना कराएंगे जब तक इनको एकदम मनमाफिक नतीजे नहीं आ जाएंगे, जब तक ये एकदम जिस तरह के नतीजे चाह रहे हैं ये दोबारा तिबारा चौबारा कराते रहेंगे। दूसरी बात, जब एक बार भारत तो कुछ सरकार, होगा नहीं ना, तो ये लगता है कि जो सेंसस में होगी वो आ जाएगी तब तक। नहीं, बस इसलिए बार बार करा रहे हैं क्योंकि इसके पहले कि भारत सरकार एक जेन्युइन, एक जिसे कहना चाहिए प्रामाणिक जाति जनगणना करा ले, उसके पहले ये कुछ ऐसा डेटा चाहते हैं कि उस पर हल्ला मचा सके। जब भारत सरकार अपना डेटा लेके आएगी तो उसके पहले ये कुछ ना कुछ अपना डेटा निकाल के बैठ जाएंगे और फिर जो भारत सरकार जो जनगणना कराएगी उसको फर्जी बताएंगे। वरना कोई मतलब नहीं ना, जो काम पूरे भारत में होने जा रहा है उसको तुम अलग अलग राज्यों में क्यों करा रहे हो, वो भी दोबारा तिबारा क्यों करा रहे हो? अब देखिए पॉपुलेशन सेंसस की डेट आ गई, इसका मतलब तो फिर आपकी तरफ से इको क्यों आ रही है? नहीं, कुछ माइक अभी आ रही को आपको? मैं ये पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहा था। हाँ, बंद हो गई कि ये पॉपुलेशन सेंसस 2027 में ये निकाल देंगे। इस बार तो तेजी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली होना है, और उसके बाद फिर इसका मतलब ये है कि 2028 में डिलिमिटेशन हो जाएगा। तो फिर तो 2029 के चुनाव में बाकी लोगों के लिए चांस क्या बचा? एंटी इनकम्बेंसी, जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है वो तो बचेगी नहीं। नहीं, अब ये बात तो है, ये मैं अक्सर कहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, एक आरोप नहीं लगा सकते कि उनको राजनीति नहीं आती। वो इतनी लंबा उनका गेम होता है कि आप सोचिए, ऑलरेडी 2029 पे बहुत काम हो चुका है, 2029 के मुद्दे तय हो चुके हैं। 2029 किस मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कहां कहां कैसे लड़ा जाएगा, पूरा तय हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, वो राहुल गांधी को नहीं ढूंढ पा रही है, जबकि यहाँ सोनिया जी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, और सो राहुल गांधी का नहीं पता। सब बाय द वे, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, राहुल गांधी कतर क्या करने जा सकते हैं? मतलब कतर तो कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं है। व्हाट इज ही डूइंग इन कतर? साहब क्या है, ये फिर से आ गई इको, बीच में बंद हो गई। तो ये जो कतर एयरवेज है ना, ये वीआईपी गेस्ट को स्पेशल फैसिलिटीज देती है, ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी बात मुझको कहनी है कि राहुल गांधी साल में 65 बार विदेश जाते हैं आरटीआई के हिसाब से। वो हवाई अड्डे में अंदर जाते नजर आते हैं, विदेशों में हवाई अड्डों से बाहर निकलते नजर आते हैं, पर आज तक किसी भी कमर्शियल एयरलाइंस में किसी ने उनके साथ कोई सेल्फी या उनका फोटो नहीं डाला। तो ये किस हवाई जहाज से जाते हैं जिसमें उनके अलावा कोई नहीं होता? मुझे नहीं लगता वो कतर एयरलाइंस से जाते हैं। अगर कतर एयरलाइंस से जाते होते तो कोई ना कोई तो भारतीय उनको वहां मिल जाता जो उनकी फोटो खींच के डालता सोशल मीडिया पे। ये एकदम 100% प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपका जो सवाल है ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इसको जयराम रमेश से पूछा जाना चाहिए कि साहब ऐसा क्या है कि राहुल गांधी इतने सिक्रेटिव क्यों हैं, इतने एंटी पब्लिक क्यों हैं, इतने एंटी को पैसेंजर क्यों हैं कि किसी के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाते। इससे ज़्यादा सेल्फी तो हमारे इससे ज़्यादा सेल्फी तो हमारे मोदी जी खिंचवा लेते। मैं देखिए, अगर ऐसा क्या इतने ढेर सारे एंटी बताएंगे तो राहुल गांधी तो सिर्फ एंटी कांग्रेस नजर आ रहे हैं। अपने उनका पूरा कार्यकाल कांग्रेस को समाप्त करने में गया है। तो मतलब आप सोच कर देखें, देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उनकी अपनी माताजी भर्ती हैं, राहुल गांधी कतर में गायब, कोई उनका ट्वीट तक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। व्हाट इज ही डूइंग? जहां वो जब कभी वियतनाम चले जाते हैं, कभी कतर चले जाते हैं, क्या वो अल जजीरा में नौकरी करने गए हैं? कहाँ? मतलब मेरी एकदम समझ के बाहर है ये बंदा कहीं। अच्छा, इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी नहीं होता है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, कहाँ गए हैं पार्टी कभी बताने को तैयार नहीं होती है। कब लौटेंगे पार्टी कभी बताने को तैयार नहीं होती है।
वो सिर्फ विदेश में तब नजर आते हैं जब उनके साथ सैम पित्रोदा होते हैं, वरना वो मतलब कमाल के आदमी यार। मेरे को आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपको आपके आपकी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका बंगला है, जो आपकी गाड़ी है, वो हमारे टैक्स से चलता है सब। तो फिर हमें जानने का हक है कि आप पूरी दुनिया में घूम के क्या कर रहे हैं साहब। मुझे लगता है कि वो समझौता कराने गए ईरान और इजराइल में। ये हो सकता है। ये चल आपके एक चलते चलते आपके टॉक में एक सेगमेंट ये भी ले लेते हैं कि ईरान इजराइल में क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें भी बड़ा मज़ेदार एक टर्न ऑफ इवेंट आया है। दो टर्न ऑफ इवेंट बहुत मज़ेदार मुझे लगे। पहले तो ये कि ईरान के विदेश मंत्री का ये कहना कि भाई अगर अब इजराइल मारना बंद कर दे तो हम भी रोक देंगे। तो ये कुछ उसी तरह का गिड़गिड़ाना है जैसा हमने पाकिस्तान की तरफ से दूसरे ही दिन पे इशाक डार की तरफ से बयान देखा था। दूसरा ये उनका ये बात डिस्क्लोज कर देना कि साहब पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, वो एटम बम फेंक के मारेगा, और उसके बाद पाकिस्तान का पूरी तरह डिनाई करना, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तीसरा नेतन्याहू का वो पुराना इंटरव्यू चल जाना जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ईरान और पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं रहने देंगे, और फाइनली पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी सांसद का रो रो के कहना कि अगला नंबर हमारा ही है। ये सब बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है। देखिए, इसके ऊपर मैंने अभी ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है ना कि साहब कि पाकिस्तान मार देगा एटम बम, इसके ऊपर अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें इस चीज़ का मैंने विश्लेषण किया है और ये भी दिखाया है कि साहब कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली डर गया। बोल तो गया लेकिन डर गया। डर क्यों गया? क्योंकि इज़राइल ने मशाद तक आके, मशाद जो है वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है। मशाद तक आके और वो इस समय ईरान में अपने जो रिफ्यूलर टैंक्स हैं, जो उनके जो एरोप्लेन हैं जो रिफ्यूल करते हैं, टैंकर्स, वो टैंकर्स आराम से ईरान के आकाश में उड़ा रहा है। मतलब ये है कि ईरान की एयर डिफेंस ख़त्म है। तो जब ये बोल गए आपके ईरान के वो सैनिक कमांडर कौन से, वो रोज़ चेंज हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मारे जाते हैं, 2 दिन रहते हैं और मार दिए जाते हैं। तो उन्होंने जब बोला कि साहब पाकिस्तान ने हमको प्रॉमिस किया है, तो पाकिस्तान को किसी ने समझाया, देखो भैया मशाद तक तो आ गए और अपने वो रिफ्यूलिंग टैंकर साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जो मशाद तक पहुँच गए तो उनको समझा दिया किसी ने कि साहब देखिए आपके मार के आ जाएँगे। अफ़गानिस्तान में तो वैसे भी एयर डिफेंस नहीं है। एक रिफ्यूलिंग टैंकर अफ़गानिस्तान पे आपको वहाँ रिफ्यूल करके ये जाएगा, आपके सारे न्यूक्स उड़ा के और वापस आ जाएगा। अब तो नहीं और सर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रिफ्यूलिंग से याद आया कि हम ब्रिटिश प्लेन को केरल में रिफ्यूलिंग दे रहे हैं। ये भी आप देखें कि एक ब्रिटिश फाइटर जेट को अभी हमने केरल में रिफ्यूल किया, जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे रिफ्यूल साहब। वो केरला में किया ना, इधर तो हाँ। ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे जा रहा है। उसको भाई मशाद जो है और वो देखिए 2300 किलोमीटर है। कायदे से ईरान को भारत का बड़ा एहसानमंद होना चाहिए। जितने ढेर सारे एयरपोर्ट्स हमने खराब कर दिए पाकिस्तान के, उन सब जगहों से अभी अमेरिकी और इजरायली प्लेन उड़ सकते थे। इजरायली तो नहीं तो अमेरिकी और ब्रिटिश प्लेन तो उड़ ही सकते थे। उस सब अमेरिका के कब्जे के एयरपोर्ट्स हमने सब खराब कर दिए मार के साहब, अभी बन नहीं पाए हैं। अरे बहुत मुश्किल हो गई, इसीलिए तो बेचारा अमेरिका परेशान है। अब पाकिस्तान वाले जो हैं वो हीरा मंडी का काम कर रहे हैं। अब हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब कि ईरान में अगर यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ अरे नई हीरा मंडी आ जाएगी तो पुरानी हीरा मंडी को लोग भूल जाएंगे। आप ये बताइए कि नई तवायफ कमसिन, उसके सामने वो अधेड़ को कौन पूछेगा? अब मैं इस एनोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लेकिन आप इसको समझिए कि पाकिस्तान का एक फ़ायदा तो है ही है कि साहब उनकी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, उनकी पोजीशन ऐसी है, चीन के हवाले से, भारत के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू बनी रहती है। आप यकीन माने कि पाकिस्तान को ना भारत ना अमेरिका ये कोई नहीं तोड़ेगा। ये सब अंदर ही से इम्प्लोड हो रहे हैं, ये अंदर से ही टुकड़े टुकड़े होंगे। आप देखते जाएं, बांग्लादेश वाला भी मैं उनका थोड़ा सा अपना इस ही पे किया हुआ कांड था। आपको, इस पे मेरा काउंटर पॉइंट है इस पे।
क्योंकि अगर ईरान में वेस्ट की समर्थक सरकार होती है ना, तो उसको पाकिस्तान की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बात तो क्या है कि अफगानिस्तान का डायरेक्ट रूट फिर ईरान से होगा, फिर वो इधर से नहीं तो होगा। दूसरी बात, एक सवाल जो बता दे सर चाइना इस का पे, आपको जानकारी इसी में हमको एक सवाल बताते भी चले, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि भाई ईरान में तो वेस्टर्न समर्थक सरकार थी ना रजा पहलवी की, उसको हटा के खुमैनी क्यों बैठाया? नहीं 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 नहीं, तो ये ऐसा है जी, जहां प्रॉब्लम हो वहां से हट जाओ। ये तो इनकी पुरानी है ना, उसमें कार्टर टाइप का मूर्ख था उस समय। अगर वो चाहता, वो पूरी तरह से सपोर्ट करता तो कुछ करता। तो उसमें तो खैर पुरानी बातों में जाएंगे तो रजा पहलवी खुद एक नंबर का घोंचू था। अगर वो डटा रहता तो कभी ये नहीं होता। तो वो खुमैनी पुरानी कौन बात सा है। आइंस्टीन है? खुमैनी कौन सा आइंस्टीन था? खोमेनी तो था ही नहीं। अब उसमें देखिए, वी आर डाइवर्टिंग। ये अच्छा जो चलिए पूरा ठीक। जो रेवोल्यूशन था, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, तुदे पार्टी का रेवोल्यूशन था। उन्होंने इसको यूज किया था एज अ फ्रंट। और और सोचिए एक कम्युनिस्ट और रेवोल्यूशन को पश्चिमी जगत ने समर्थन दिया, सोचिए। नहीं, समर्थन तो क्या, वो तो शाह के पीछे खड़े थे और शाह की खुद ही पतलून खिसक गई और भाग गया वहां से। अरे भाई खुमैनी को फ्रांस में कौन पाल रहा था? फ्रांस ने अपने हवाई जहाज से खुमैनी को भेजा था सत्ता लेने के लिए। अब उस समय की पॉलिटिक्स दूसरी चल रही थी। वो बहुत बड़ा डाइवर्शन हो जाएगा। चलिए लेट्स ठीक है, अवॉइड ओके ओके ओके। मैं कह रहा हूँ कि फिर ये जो जो पुरानी हीरा मंडी है ना, उसका अट्रैक्शन इसलिए भी नहीं रहेगा कि देखिए, ये मानते हैं कि चाइना को आवश्यकता है पाकिस्तान की। क्यों? उसका एक लॉजिक दिया जाता है कि साहब कि चाइना जो है वो ग्वादर के थ्रू, वो वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी ऑब्लिक गल्फ, उसको अप्रोच करता है। चाइना के पास वो रास्ता वाया ईरान पहले से ही है। जो चाइना का जो रास्ता आता है सीपेक वाला, वो खुंजेरब पास क्रॉस करके आता है, जो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई का है। 6 महीने वहां से आप निकल नहीं सकते। वो अ, आपका स्नो बाउंड रहता है। जबकि आप काशगर से चलिए कजाकिस्तान के रास्ते, समरकंद, बुखारा, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान से होते हुए यही मशाद के थ्रू सीधे बंदर अब्बास। ये रूट चाइना को पहले से अवेलेबल है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट 2100 मीटर का आता है और उनकी ज्यादातर कार्गो इस रूट से जो आती है वो इस रूट से आती है। तो तो क्या अगर उनको दिक्कत क्या? बंदर अब्बास तक इतना अच्छा उनका अप्रोच था, तो फिर ये ग्वादर को लेके ऑब्सेशन क्यों? ग्वादर में वो नेवल बेस बनाना चाहते थे और दे वर ड्रेसिंग इट अप एज सम काइंड ऑफ शायद कि इनको ऑयल, वो मलक्का स्ट्रेट्स का उनको वो काउंटर चाहिए। मलक्का स्ट्रेट का काउंटर उन्होंने तो म्यांमार में बना लिया ना। वो जो उन्होंने तो डायरेक्ट लाइन बनाई हुई है वहाँ, ऑयल की लाइन डाली हुई है चेंगडू से लेके क्याकपू तक। चेंगडू क्याकपू लाइन, वो कम से कम वो कंजम्पशन सेंटर तो है। ये क्या काशगर में इधर आपके शिंकियांग में ये कौन सा इनका कंजम्पशन सेंटर है? यहाँ से 6000 किलोमीटर और लेके जाएंगे। मैंने वर्कआउट किया था एक ज़माने में कि साहब के इधर से लेके जाएँगे, पहली बात तो लॉजिस्टिक्स इम्पॉसिबल है। और लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हो भी जाए तो $25 पर बैरल एक्स्ट्रा पड़ेगा। $25 पर बैरल एक्स्ट्रा पड़ेगा, वैसे ही डूब जाएगा। तो वो जो है वो, तो जो लोग भी कहते हैं ना कि साहब कि वो बहुत क्रूशियल है, वो क्रूशियल इसीलिए है, वो क्रिटिकल पाकिस्तान इसीलिए बना कि 79 में ईरान जो है वो पश्चिम के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया। जिस दिन ईरान बाहर आएगा, पुरानी हीरा मंडी के दाम गिर जाएंगे, नई हीरा मंडी के दाम अप हो जाएंगे। और नई हीरा मंडी से तो भारत का भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। चलिए, आप कह रहे हैं वैसे रजा पहलवी के रहते हुए अयूब खान को हर तरह का सपोर्ट मिला अमेरिका से। अयूब खान वॉज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द वेस्ट, और जबकि उस समय रजा पहलवी मौजूद थे। तो बल्कि अगर मुझे ठीक से याद है तो या ठीक मुझे अपनी पढ़ा जो मैंने पढ़ा वो याद है, तो 65 के वॉर में उन्हें मदद भी मिली थी पाकिस्तान को ईरान से, रजा पहलवी से।
नहीं तो वो तो अमेरिका का वो था ना। भारत ने कि अमेरिका के साथ क्या किया, हमारे नेहरू जी ने 1962 वॉर के बाद चिट्ठियां लिखी, उसके बाद फिर पलट गए। वो चिट्ठियां तो अब रिकॉर्ड पे है ना, और कोई नहीं तो निशिकांत दुबे जी ने जाहिर कर दिए हैं। बाकी हम लोगों ने तो कई बार उसको बाहर निकाला हुआ है, अब निशिकांत जी ने दूसरों के सामने भी जाहिर कर दिए। तो वो सबको पता है कि साहब के नेहरू के ऊपर अच्छा 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 अच्छा, कोई उसका बिफोर यू भरोसा वाइंड नहीं दिस था। अप, मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको शुरू करें एक नई चीज कि वैसे भी वो मंत्रालय अभी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई मंत्री नहीं है। निशिकांत दुबे को भारत का सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाना चाहिए। नहीं, ही इज द फिट मैन फॉर दैट। आप देखें, ईमानदारी से आप देखें, वो इज द फिट मैन फॉर दैट। और वो मंत्रालय भी खाली पड़ा हुआ है। अश्विनी वैष्णव के पास समय क्या है उसको देखने को? अश्विनी वैष्णव वैसे भी आई थिंक आई डोंट हैव अ वेरी हाई ओपिनियन। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा कर लेते हैं, बियॉन्ड दैट आई डोंट नो। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और ये भारत में शिया समुदाय की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि केंद्र है, केंद्र बिंदु है। तो हमारे शिया भाइयों का क्या चल रहा है इस वक्त? श्रीनगर की छोड़ दीजिए, श्रीनगर में तो वो दूसरा मामला चला रहे हैं जो शिया वाली, क्योंकि आजकल तो उनका नुमाइंदा भी जो है वो लोकसभा वाला वो भी शिया है। यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, बात शिया सुन्नी की नहीं है। एक दिक्कत यह है कि भाई आप जब किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ मजहबी आधार पे सपोर्ट करते हो या मजहबी आधार पे अपोज करते हो, तो आपके लिए हार मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जीत को तो आप इस्लाम की जीत बता देते हो, हार को आप इस्लाम की हार फिर कैसे बताओगे? तो आपको हार मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान इस समय कैसे पिट रहा है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप इन लोगों से बात कीजिए, एंड दे विल टेल यू कि साहब इजराइल की तो बर्बाद हो गया, साहब इजराइल को गाजा बना दिया हमने। आपको याद होगा कि मैंने सुबह सुबह ट्वीट किया और आपको मैंने भेजा था कि अडानी पोर्ट सुरक्षित है, ये फालतू उड़ा रहे हैं, एकदम फालतू उड़ा रहे हैं। और मतलब आप सोच के देखें कि एकदम आपने एक बहुत बड़ा वीडियो जारी करके कहा कि देखो अडानी पोर्ट जल रहा है, बाद में पता चला वो ईरान का पोर्ट जल रहा था। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये अभी भी एक डिल्यूजन के शिकार है। बात शिया सुन्नी की है ही नहीं, एक डिल्यूजन। इसमें दो राय नहीं है कि भारत का जो शिया समुदाय है वो ईरान के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़कर देखता है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इनके यहाँ जो शादी ब्याह होती है तो उसमें जो क्लेरिक्स आते हैं, जो मौलाना आते हैं, वो पूरा का पूरा खुमैनी वाला वेश धारण करके आते हैं। आप पूरा आपको देख के एक मिनट लगेगा आप ईरान आ गए हैं। तो माय पॉइंट इज कि उनके साथ बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन और उनको पीड़ा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक डिल्यूजन चल रहा है। आप बात करें वो यही कहेंगे कि नहीं साहब इस बार तो हम इसराइल को खत्म ही कर देंगे। अब बताइए क्या करें इसका? देखिए, आपको ऐसा का एक और सूचना देता हूँ। भारत ने अपने सारे नागरिकों से कह दिया है, विशेषकर स्टूडेंट्स से, आप तुरंत ईरान छोड़ दें। और इस समय तेहरान से आर्मीनिया के लिए, आर्मीनिया से बॉर्डर लगता है, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो अजरबैजान से भी लगता है, आर्मीनिया से लगता है, इराक से लगता है। तो वो आर्मीनिया के बॉर्डर से उनको येरेवान लाया जा रहा है, जो आर्मीनिया की राजधानी है, और येरेवान से उनको फ्लाई किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स कौन है जो ईरान जा रहे हैं? इनमें 90% वैली नहीं, के जाहिर हैं, सी बात। कश्मीर के हैं। नहीं, नहीं। और अब नहीं, बहुत ढेर सारे लोग उसमें भी गए हैं, तुर्की भी गए, मैंने देखा। अरे भाई, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी संख्या में मुस्लिम स्टूडेंट एमबीबीएस करने बांग्लादेश जा रहे हैं। बताइए, कभी कभी मुझे लगता है कि इनके तो दवाखानों के सामने लिखा होना चाहिए एमबीबीएस फ्रॉम बांग्लादेश, लोग अपने रिस्क पे जाएं। तो आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं पढ़ने। और ईरान तो फिर भी समझ में आता है, बांग्लादेश का क्या समझ में आता है साहब? बिल्कुल समझ में नहीं आता। और रही बात वहां से स्टूडेंट्स को निकालने का, तो अभी एक ये भी खबर आई थी कि कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स घायल भी हो गए। वाह, इसका इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो मोदी जी पे आ जाएगी फिर तो। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। वहां पे जो है वो ईरान के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
श्रीनगर में। तो ये जो हमारे भाई लोगों की, तो प्रदर्शन इसीलिए मैं आपको समर्थन में नहीं पॉइंट, हो रहे हैं, प्रदर्शन तो बड़ा गजब का हो रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से जल्दी ईरान अपना एटम बम मुकम्मल करे, इजराइल पे फेंके और किस्सा खत्म करे। गलत कह रहे हैं वो। उनको तुरंत प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तान पे कि वो अपना एटम बम जो है वो सीधे दाग दे इसराइल के ऊपर। आखिरकार इस्लामिक बॉम्ब है, उसको बनाया ही था इस्लामिक बॉम्ब कह के। कर क्या रहे हैं वो लोग? मैं दो चीजों को देखकर हैरान हूं। पहली चीज ये पाकिस्तान कि की उन्हें सख्त मजम्मत करनी चाहिए। नहीं, पहली चीज ये कि हमेशा फिलिस्तीन के मुद्दे पे पाकिस्तान में बड़ा गहरा इतना बवाल, इतना प्रदर्शन होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और आवाम पाकिस्तानी सरकार पे दबाव डालती, कुछ करिए। इस बार पाकिस्तानी आवाम बहुत खामोश हो, एक बार भी पाकिस्तानी सरकार से नहीं कह रही कुछ करिए। उनको मालूम है कि भी वो भारत वाला झटका लगा है, वो इजराइल वाला झटका लेने को तैयार नहीं है। दूसरी बात जो वो मैंने हाँ आपको वो पूरा बता दिया ना, लॉजिस्टिक्स। हाँ नहीं, दूसरी चीज देखिए, उनको समझा दिया गया है, देखो भाई मशाद तक आ चुके हैं, वहां से केवल 1000 किलोमीटर है रावलपिंडी। दूसरी चीज देखिए आप साहब, जब 2024 में ईरान और इजराइल के बीच में आदान प्रदान हुआ था, तो आपने देखा था कि गाजा से और लेबनान से हर जगह से रॉकेट आए थे। हिजबुल्लाह ने फेंका था, हमास ने फेंका था। इस बार गाजा तो पट्टी बन चुका है पूरा, इसको गाजा पट्टी वास्तव में पट्टी बन चुका है। और इस बार हिजबुल्लाह भी बहुत खामोश है। ये दिखाता है कि इन्होंने हिजबुल्लाह भी ठीक कर दिया। पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि हम साथ में नहीं है। नहीं, और वो साथ में रहे ना रहे वाली बात, उनके पास रहने वाला उनको एकदम औकात में ला दिया है। और सुनिए, हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जरूर मारा है जो कि एक फिलिस्तीनी कस्बे में गिरी है। पिछली बार ईरान की गिरी थी, इस बार हूतीस की गिर गई। तो ये तो इन लोगों के जो हिसाब किताब है वो तो इसी तरह के चलते रहेंगे साहब। लेकिन मोदी जी मजे ले रहे हैं, वो साइप्रस पहुंच गए और तुर्की और एक वाले जो बल्कि आप देखिए, एक इस्लामिक कंट्री ने भी नेतन्याहू को सपोर्ट कर दिया। मैंने देखा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। यानी एक इस्लामिक मुल्क भी खड़ा हो गया उनके साथ। साहब उन्होंने अपना आपका एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़ रखा है अरेबियन सी में, देखिए। और इनका जो पैसिफिक में जो निमिट्स जो था यूएस का, यूएसएस निमिट्स, वो रवाना हो गया है वहां से। वो भी अरेबियन सी पहुंच रहा है और केवल भारत से सहायता मांगनी बाकी है उनको। वैसे तो मिल ही रही है, त्रिवेंद्रम में किया ही है उसने। और यूएस के साथ में हमारा वो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है, लीमोआ। यूएस नहीं, वो जो है वो हमारे अग्रीमेंट लॉजिस्टिक्स ना भी बेसिस होता यूज कर तो सकता है। एग्रीमेंट ना भी होता तो डॉकिंग और फ्यूलिंग की सुविधा तो सबको उपलब्ध ही है साहब। क्या दिक्कत है? उन्हें कहाँ रोका जा सकता है? वो बात नहीं है। भारत, और एक बात और समझ लिया, अभी भारत की इतनी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। अभी अभी तो अपने आप में बिना भारत के वो बहुत बढ़िया निपटाए जा रहे हैं। लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन साहब अब यही है, मुझे लगता है आगे से इसको भी आपको एक प्रोग्राम करके बताना चाहिए कि ये युद्ध क्या ईरान पर ही खत्म हो जाएगा कि आगे बढ़ेगा? ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ईरान के हालात क्या रहेंगे। इस पे मैंने कल आज मॉर्निंग में एक वीडियो चलाया था और उसमें मेरा आकलन ये है कि डिपेंड करेगा कि साहब ये जो लीडरशिप जो डिकैपिटेट की है इसराइल ने, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि नेतन्याहू वगैरह जो है वो ओपनली रेजीम चेंज की बात करने लगे हैं और सबको पता है कि ये जो मुल्ला रेजीम है ये बहुत अधिक अनपॉपुलर है। अब इन्होंने दूसरी तरह से अब क्या शुरू कर दिया है कि लोगों को इजराइल का जासूस बना के उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। शुरुआत आज कर दी उन्होंने, एक बंदे को ये कह के कि इसराइली स्पाई है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ईरान में लोग जो हैं वो इससे अब एक तरह से इम्यून हो चुके हैं, क्योंकि ये काम तो ये करते ही रहते हैं। तो जो लीडरशिप क्राइसिस है वो असली क्राइसिस इनकी क्रिएट की है और इराक ने, इजराइल ने क्रिएट कर दी है। और ये संभव है क्योंकि ये जो है ये वैसे भी इजराइल ने खुद डिक्लेयर किया था कि भाई 2 वीक का ऑपरेशन है। दिस इज 2 वीक्स ऑपरेशन। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे इजराइल चाहता था कि वो पहले 3 दिन में खत्म कर देगा। ऐसा इजराइल ने कुछ नहीं कहा। ये काम अकेले भारत ने किया, अभी तक और किसी ने नहीं किया। अब तो मोदी जी का काम है, वो मोदी जी साइप्रस पहुंच गए हैं
और तुर्की को घेरना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो तो आगे का प्लान बना रहे हैं। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत ने अकेले ये 3 दिन में ठोक के बता दिया कि साहब कि 3 दिन में वॉर तो हम ही खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इजराइल तो 2 वीक्स का प्लान बता के चला है, तो लोग क्यों इधर से हल्ला कर रहे हैं, कह रहे इजराइल फेल हो गया, इजराइल फेल हो गया। मोदी जी के हवाले से आज उन्होंने बहुत ही दिलचस्प फोटो वहां से भेजी है मोदी जी ने। वो फोटो मैं देखकर दंग रह गया। उसमें मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति खड़े होकर साइप्रस के उस हिस्से के पहाड़ के उस हिस्से को देख रहे हैं जो तुर्की के कब्जे में। हाँ, इट्स अ वंडरफुल पिक्चर। यस। मतलब वो बार बार बोलती तुर्की फोटो, जो है वो कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो ये देखिए बोलती फोटो साहब, मतलब मोदी जी बहुत ने कुछ कार्यक्रम कर दिया। मोदी जी ने कार्यक्रम कर दिया। हाँ, आज मैं अब ये आपको तैयार देखिए, मित्रा ने एक बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला है। ये फोटो है, और हाँ, इसमें आपको मोदी और कश्मीर तुर्की के सॉरी साइप्रस के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। सामने वो पहाड़ नजर आ रहा है जो तुर्की के कब्जे में है, और उस पहाड़ के ऊपर तुर्की का झंडा पुता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक वीडियो डाला कांग्रेस के लिए आज। भाई ये बताओ, ये कांग्रेस का जो आईटी सेल है, इसका क्या काम है? कांग्रेस के जितने भी जो स्विंग वोटर्स हैं, मतलब जो कमिटेड नहीं है, कभी बीजेपी को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट दे देते हैं, और कांग्रेस के आईटी सेल ने ये जिम्मेदारी ली है कि एक भी स्विंग वोटर को कांग्रेस को वोट नहीं देने देंगे। वो कांग्रेस के कट्टर वोटर को हटा रहे हैं, आप स्विंग वोटर्स की बात कर रहे हैं। आप कैसी बात है? वो कमिटेड वोटर्स को हटा रहे हैं, आप स्विंग वोटर्स की बात कर रहे हैं। आईटी सेल का तो उनका ये हाल है, मतलब। लेकिन किसको देखें इसमें, आईटी सेल को क्यों दोष दें? द फॉल्ट ऑलवेज लाइज विद द कैप्टन। इसमें भी राहुल गांधी को ही दोष देना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के भरोसे छोड़ रखा है, तो फिर दोष आपका है। अब वे कह रहे हैं कि साहब कि साइप्रस का नागरिक है साहब, मोदानी घोटाले से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति। अब इसका तो क्या जवाब दिया जाए? मतलब ये तो मूर्खता की भी कहें कि सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। नहीं, इसको एक मोटी सी बात समझ लीजिए। तो आईटी सेल का हर आदमी अपने मुंह से कह चुका है कि हमारी तपस्या राज्यसभा के लिए। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भारत की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि राजकुमार हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास अब राज्यसभा भेजने के लिए बहुत ताकत भी तो नहीं बची साहब। मतलब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने के लिए उनको राजस्थान भेजना पड़ा, तो अब वो मतलब पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत तो कहां से भेजें? अभी ये आंध्रा में कुछ सीटें हैं, कर्नाटका में हैं उनके पास, तो तो इन्हीं लोग के लिए महाराष्ट्र में भी थोड़ी नहीं ना है, बची। उनके पास केवल इन्हीं के लिए थोड़ी ना है, उनके पास और भी लोग हैं अब साहब। तो उनके पास मेरे ख्याल से राज्यसभा में कोई 24-25 सीटें ही बची हैं, जहां तक मेरा अनुमान जाता है। एक जमाना था जब अकेले दम पे इनकी मेजोरिटी हुआ करती थी। सोचिए आप क्या जमाने थे वो, नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी के टाइम में अकेले दम इनके पास पूरी राज्यसभा की मेजोरिटी होती थी। देखिए अरे टू थर्ड कांग्रेस जब की चाहते थे तब करा लेते थे। कांग्रेस की आखिरी जीत इस देश में 1980 के चुनाव में हुई, क्योंकि 84 का चुनाव सहानुभूति लहर पे था। तो आखिरी बार जो कांग्रेस अपने दम पर जीती, दैट वाज 1980। मतलब धीरे धीरे 45 साल हो गया है कांग्रेस को अपने बल पर जीते हुए। 84 के चुनाव पूरी तरह इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर पे था। अब तो अगर कुछ हो जाए तो सहानुभूति भी नहीं मिलेगी। अब ऐसी ऐसी बात क्या करें, लेकिन अच्छा, अगर 84 को भी आप मान लीजिए तो साहब आज बहुत लंबा समय हो गया है कांग्रेस को बहुमत का मुंह देखे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस बताइए 100 के लाले हो जाते हैं, 50 के लाले हो जाते हैं। तो बहुत विचित्र हालत है साहब। मतलब ये लोग मजाक में कहते थे कि
गांधी जिस बात को कहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर दो, राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है, ये सब जोक्स बनते थे, ये सब मीम्स बनते थे, लेकिन राहुल गांधी तो वास्तव में उसको करके दिखा रहे हैं। चलिए, इसी बिंदु पर अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।